सोचिए, अगर गैलीलियो अपने समय की सच्चाई कहने की हिम्मत न करते तो शायद आज भी हम मानते कि धरती सूरज के चारों ओर नहीं घूमती। सोचिए, अगर अब्राहम लिंकन बार बार की हार के बाद हार मान लेते तो गुलामी का अंत इतना जल्दी न होता। इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो प्रिंसिपल्स को समझकर उन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं। नेपोलियन हिल ने इन्हीं प्रिंसिपल्स को शब्द दिए और आज हम इन 6 सक्सेस प्रिंसिपल्स को समझेंगे। चैप्टर 1, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। साफ मकसद। जब इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह एक खाली किताब की तरह होता है। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई लिखी हुई कहानी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, सोसाइटी, फैमिली और सर्कमस्टेंसेस उसकी किताब में अपने अपने शब्द लिखने लगते हैं। बहुत से लोग इन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से जीते रहते हैं। उनका जीवन एक नदी की तरह होता है जो जहां ढलान मिला उसी ओर बह गई। उनके पास खुद का कोई डेफिनेट मकसद नहीं होता और यही कारण है कि दुनिया के 90% लोग एवरेज लाइफ जीते हैं। बिना पर्पस इंसान बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रहा होता है। वो मेहनत तो करता है लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि तीर किस निशाने पर लगना चाहिए। नेपोलियन हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक साफ मकसद से होती है। जब मकसद स्पष्ट नहीं होता तो मेहनत बिखरी हुई ऊर्जा की तरह हो जाती है, बहुत खर्च होती है लेकिन कोई बड़ा परिणाम नहीं देती। सोचिए, अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास हो और धूप की किरणें उसमें से एक जगह पर केंद्रित की जाए तो आग लग जाती है। लेकिन वही धूप अगर बिखरी रहे तो सिर्फ रोशनी देती है, गर्मी नहीं। इंसान की एनर्जी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर वह डेफिनेट पर्पस पर फोकस हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अब जरा इतिहास की उस औरत की कहानी देखिए जिसने अपने मकसद को इतनी क्लैरिटी के साथ अपनाया कि पूरी दुनिया में एक नया प्रोफेशन जन्म ले लिया। यह कहानी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। 1820 में इटली में जन्मी फ्लोरेंस का जीवन प्रिविलेज्ड था। उनके पास पैसा, स्टेटस और आराम की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके दिल में बचपन से एक आवाज थी, वो सर्विस करना चाहती थीं। उस दौर में नर्सिंग को एक बहुत ही निम्न स्तर का काम माना जाता था। नर्स को अक्सर शराबी, गंदे और अनपढ़ लोगों के रूप में देखा जाता था। रिस्पेक्ट और डिग्निटी तो दूर की बात थी। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ठान लिया कि वो नर्सिंग को एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन बनाएंगी। 1853-1856 के बीच जब क्राइमियन वॉर चला, तब घायल सैनिकों की हालत देखकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने महसूस किया कि बिना प्रॉपर मेडिकल केयर और हाइजेनिक प्रैक्टिसेस हजारों सैनिक मर रहे थे। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से उस समय लगभग 82% सैनिक इन्फेक्शन और अनहाइजीनिक कंडीशंस के कारण मर रहे थे, न कि एनिमी की बुलेट्स से। फ्लोरेंस ने इसे अपना डेफिनेट पर्पस बना लिया। मैं नर्सिंग को ऑर्गेनाइज्ड, साइंटिफिक और रिस्पेक्टेड बनाऊंगी। और इसी मकसद ने उन्हें रात दिन काम करने की शक्ति दी। वो लैंटर्न लेकर रात रात भर घायल सैनिकों के बीच घूमती थीं और उन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाने लगा। सिर्फ डेडिकेशन और क्लैरिटी ऑफ पर्पस के कारण उन्होंने मॉर्टेलिटी रेट को 42% से घटाकर 2% तक ला दिया। सोचिए, सिर्फ एक क्लियर मकसद ने कितने हजारों जान बचा लीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मकसद केवल जख्मों को भरना नहीं था, बल्कि समाज के माइंडसेट को बदलना था। उन्होंने सिस्टमैटिक ट्रेनिंग शुरू की, लंदन में पहला सेक्युलर नर्सिंग स्कूल खोला और नर्सिंग को साइंस और कंपैशन दोनों का संगम बनाया। आज अगर नर्सिंग दुनिया भर में एक सम्मानित प्रोफेशन है तो उसका श्रेय फ्लोरेंस नाइटिंगेल के क्लियर और डेफिनेट मकसद को जाता है। अब सवाल उठता है, हम अपनी जिंदगी में डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कैसे लाएं? क्योंकि हर किसी के लिए पर्पस अलग हो सकता है। कोई पर्पस हेल्थ हो सकता है, किसी का करियर, किसी का परिवार, किसी का समाज सेवा। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या वो पर्पस आपके अंदर आग जलाता है? क्या वो मकसद इतना क्लियर है कि उसके लिए आप सैक्रिफाइस कर सकें? साइकोलॉजी के रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के पास एक क्लियर लाइफ गोल होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी 60% ज्यादा होती है, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और उनकी डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होती है। पर्पस क्लैरिटी दिमाग को कंफ्यूजन से बचाती है। आप सोचिए, अगर आपको यह पता ही नहीं कि आपको कहां पहुंचना है तो चाहे कितनी भी तेज कार हो, आप भटकते ही रहेंगे। लेकिन अगर डेस्टिनेशन क्लियर है तो छोटी साइकिल भी आपको वहां पहुंचा सकती है। लाइफस्टाइल में इस प्रिंसिपल को अपनाने का सबसे आसान तरीका है गोल राइटिंग रिचुअल। हर दिन सुबह उठकर सिर्फ एक सेंटेंस लिखें,
यह एक्सरसाइज सिंपल लगती है, लेकिन यह आपके दिमाग को बार बार याद दिलाती है कि आपकी असली दिशा क्या है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी अपने राइटिंग्स में लिखा था कि उन्होंने अपनी डायरीज में बार बार अपनी कॉलिंग और अपने मकसद को लिखा। यही रेपिटेशन उन्हें क्लैरिटी और शक्ति देती रही। पर्पस क्लैरिटी आपको डिस्ट्रैक्शंस से बचाती है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस की भरमार है। सोशल मीडिया, न्यूज़, गॉसिप, कंपैरिजन। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो आप हर डिस्ट्रैक्शन के साथ बह जाएंगे। लेकिन अगर मकसद क्रिस्टल क्लियर है तो आप खुद से पूछते हैं, क्या यह काम मुझे मेरे मकसद की तरफ ले जा रहा है? अगर हां तो करो, अगर नहीं तो छोड़ दो। पर्पस एक कंपास की तरह काम करता है जो आपको हर सिचुएशन में डायरेक्शन दिखाता है। लेकिन याद रखिए, मकसद चुनना आसान नहीं है। बहुत लोग पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि मेरा मकसद क्या है, और क्लैरिटी कभी नहीं मिलती। इसका सॉल्यूशन है छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स। कोई भी काम चुनिए, उसमें दिल लगाकर काम कीजिए और देखिए कि क्या वो आपको भीतर से फुलफिल करता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भी क्लैरिटी अचानक नहीं मिली। उन्होंने चाइल्डहुड से ही लोगों की सर्विस करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यही उनका जीवन उद्देश्य है। पर्पस क्लैरिटी के बिना लाइफ ऐसी है जैसे बिना नक्शे के समुद्र में निकल जाना। आप बहते रहेंगे, शायद कहीं किनारे लग भी जाए, लेकिन वो किनारा वही नहीं होगा जहां आप पहुंचना चाहते थे। पर्पस क्लैरिटी लाइफ को इंटेंशनल बनाती है। जब आपका मकसद साफ होता है तो आप एवरेज चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप एक्सेलेंस की तरफ नेचुरली बढ़ते हैं। इसलिए नेपोलियन हिल का पहला प्रिंसिपल, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, सबसे फंडामेंटल है। ये फाउंडेशन है, बाकी सारे प्रिंसिपल्स इसी पर खड़े होते हैं। बिना मकसद फेथ भी डगमगाता है, इमेजिनेशन भी भटकती है, प्लानिंग भी वेग रहती है और परसिस्टेंस भी टूट जाती है। लेकिन अगर मकसद साफ है तो फेथ मजबूत होता है, इमेजिनेशन प्रोडक्टिव होती है, प्लानिंग फोकस्ड होती है और परसिस्टेंस अटूट बनती है। तो दोस्तों, आज ही अपनी डायरी में लिखें, मेरा मकसद है इंग, और जब तक यह खाली है तब तक सर्च करना बंद मत कीजिए। एक बार यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो आपकी जिंदगी का आधा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने मकसद को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने दुनिया बदल दी। सवाल यह है, क्या आप अपना मकसद आइडेंटिफाई करने और उस पर जीने के लिए तैयार हैं? अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है, लेकिन उसी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर भी है। डर इंसान को तोड़ देता है, उसे पैरालिसिस की तरह जकड़ लेता है। डर कहता है, ये काम तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और धीरे धीरे इंसान अपने ही सपनों को दफना देता है। लेकिन ठीक उसी जगह पर फेथ यानी विश्वास इंसान को असीम शक्ति देता है। फेथ वह फ्यूअल है जो दिमाग को एनर्जी देता है, जो एक साधारण इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, फेथ इज द इटर्नल एलिक्सिर विच गिव्स लाइफ, पावर एंड एक्शन टू द इम्पल्स ऑफ थॉट। यानी विश्वास ही वह अमृत है जो हमारे विचारों को शक्ति और जीवन देता है। जब आपके पास फेथ होता है तो आप सिर्फ सपने नहीं देखते, आप उन सपनों को अचीव करने की दिशा में एक्शन भी लेते हैं। फेथ को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह मानना होगा कि इंसान का दिमाग सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक सीमित नहीं है। कॉन्शियस माइंड वह है जो अभी सोच रहा है, सवाल कर रहा है, तर्क कर रहा है। लेकिन असली ताकत है सबकॉन्शियस माइंड की, जो हमारी हैबिट्स, हमारी बिलीफ्स और हमारे डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करता है। जब आप बार बार किसी बात पर विश्वास करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपका सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है और उसी हिसाब से सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। अगर आप सोचते हैं मैं असफल हूं, मैं नाकाम हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्शंस को उसी दिशा में ले जाएगा। वहीं अगर आप बार बार एफर्मेशंस देते हैं, मैं कैपेबल हूं, मैं अपना गोल हासिल कर सकता हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको हर पॉसिबल तरीके से सपोर्ट करेगा। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि जब इंसान अपने गोल पर विश्वास करता है और उसे विजुअलाइज करता है, तो ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स मोटिवेशन और फोकस को बढ़ाते हैं। वहीं डर की अवस्था में कॉर्टिजोल रिलीज होता है, जो डिसीजन मेकिंग और मेमोरी दोनों को कमजोर कर देता है। यानी विज्ञान भी यही कहता है कि फेथ एनर्जी देता है और फियर इंसान को तोड़ देता है। इतिहास में देखें तो आपको असंख्य उदाहरण मिलेंगे जहां फेथ ने इंसान को असंभव परिस्थितियों से जीत दिलाई।
इनमें से सबसे बड़ा नाम है अब्राहम लिंकन। लिंकन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि फेथ इंसान को कितनी बार गिरकर भी खड़ा कर सकता है। उन्होंने पॉवर्टी में जन्म लिया। बचपन में फॉर्मल एजुकेशन बहुत सीमित थी। 1831 में उनका पहला बिजनेस फेल हो गया। 1832 में वो लेजिस्लेचर इलेक्शन हार गए। 1835 में उनकी फियांसे की मृत्यु हो गई। 1836 में वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुए। 1843, 1846, 1848, 1855, 1828 लगातार चुनाव हारते रहे। इमेजिन कीजिए, इतनी असफलताओं के बाद कोई भी सामान्य इंसान अपने सपने छोड़ देता, लेकिन लिंकन ने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास फेथ था। उन्हें विश्वास था कि उनका मिशन स्लेवरी को खत्म करना है और अमेरिका को एक नई दिशा देना है। यह विश्वास ही था जिसने उन्हें बार बार गिरने के बाद उठाया, बार बार असफलता के बावजूद आगे बढ़ाया और अंततः 1860 में वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने सिविल वॉर में नेतृत्व किया और 1873 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी करके लाखों गुलामों को आज़ादी दिलाई। अगर उनके अंदर फेथ न होता तो उनका नाम इतिहास की किताबों में सिर्फ एक हारने वाले पॉलिटिशियन के रूप में लिखा जाता, लेकिन उनका अटूट विश्वास उन्हें महानतम लीडर बना गया। फेथ हमें यह भी सिखाता है कि जर्नी हमेशा आसान नहीं होगी। रास्ता मुश्किल होगा, लोग हंसेंगे, हालात बार बार आपको तोड़ेंगे, लेकिन फेथ कहता है तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, किनारा कहीं न कहीं है। फेथ अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है। यही वजह है कि नेपोलियन हिल ने लिखा था, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर, यानी असफलता की दवा सिर्फ फेथ है। अब सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी में फेथ कैसे डेवलप करें। इसका सबसे आसान तरीका है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब है पॉजिटिव और पावरफुल सेंटेंसेस रोज खुद से कहना, जैसे मैं केपेबल हूं, मैं अपने गोल्स अचीव करूंगा, मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये शब्द सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले, उनमें स्ट्रेस हार्मोन्स 20% तक कम हुए और उनका परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली बेहतर हुआ। एफर्मेशंस दिमाग के न्यूरल पाथवेज को रीवायर करते हैं। यह बार बार सबकॉन्शियसली एक मैसेज भेजते हैं कि यस यू कैन। धीरे धीरे यह विश्वास बन जाता है और एक्शंस उसी दिशा में चलने लगते हैं। फेथ को स्ट्रेंथन करने का एक और तरीका है विजुअलाइजेशन। रोज 5 से 10 मिनट अपने गोल को बंद आंखों से इमेजिन कीजिए, जैसे कि वो पहले ही अचीव हो चुका है। न्यूरोसाइंस बताता है कि ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच फर्क नहीं कर पाता। अगर आप बार बार खुद को सक्सेस अचीव करते विजुअलाइज करते हैं तो दिमाग बिलीव करने लगता है कि यह संभव है और आपका बिहेवियर उसी दिशा में शेप होता है। लाइफस्टाइल में फेथ को लाने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है सुबह उठकर एफर्मेशंस बोलना और रात को ग्रैटिट्यूड के साथ सोना। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया कहना, यह भी फेथ को बढ़ाता है क्योंकि यह दिमाग को स्कैरसिटी से अबंडेंस की ओर शिफ्ट करता है। आप खुद से कहना शुरू करें, आज मैंने प्रगति की है, कल और बेहतर होगा, मेरे अंदर ताकत है। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को फेथ से भर देती हैं। अगर फेथ न हो तो इंसान हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढता है। मेरे पास समय नहीं है, रिसोर्सेज नहीं हैं, लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन फेथ इंसान को एक्सक्यूजेस से निकालकर सॉल्यूशंस की ओर ले जाता है। लिंकन ने रिसोर्सेज की कमी के बावजूद लीडरशिप की। गैलीलियो ने जेल में डाले जाने के बावजूद अपनी डिस्कवरीज पर अडिग फेथ रखा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिडिक्यूल और रेजिस्टेंस के बावजूद अपने मिशन पर फेथ बनाए रखा। फेथ का असली रूप सैक्रिफाइस और पेशेंस से भी जुड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठकर सिर्फ विश्वास कर लें और सब हो जाएगा। फेथ का असली मतलब है जब मेहनत के बावजूद तुरंत रिजल्ट न मिले, तब भी आप अपने मकसद पर टिके रहें। जब दुनिया कहे यह पॉसिबल नहीं, तब भी आप खुद से कहें मैं कर सकता हूं। फेथ का मतलब है एक्शन के साथ ट्रस्ट। तो दोस्तों, फेथ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। यह दिमाग की एनर्जी है, यह सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिवेशन है, यह सक्सेस की फाउंडेशन है। फेथ के बिना कोई जर्नी शुरू नहीं होती और फेथ के साथ कोई जर्नी अधूरी नहीं रहती। अब्राहम लिंकन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने साबित किया कि विश्वास इंसान को इम्पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस से भी जीत दिला सकता है। इसीलिए आज ही अपनी जिंदगी में फेथ को प्रैक्टिस करना शुरू करें। हर सुबह एफर्मेशंस अपनाएं। मैं केपेबल हूं, मैं अपना मकसद हासिल करूंगा,
अपने गोल्स को विजुअलाइज करें, ग्रैटिट्यूड अडॉप्ट करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव सिग्नल्स भेजें। याद रखिए, डर हमेशा आपको तोड़ेगा, लेकिन फेथ आपको एनर्जी देगा, और यही फेथ आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। चैप्टर 3, ऑटो सजेस्शन, दिमाग को प्रोग्राम करना। इंसान की जिंदगी उसकी किस्मत से नहीं बल्कि उसकी सोच से बनती है। हम वही बनते हैं जो हम रोज रोज सोचते हैं। हमारी सोच हमारी हैबिट्स बनाती है और हैबिट्स हमारा फ्यूचर तय करती हैं। यही ऑटो सजेस्शन का मूल है, दिमाग को बार बार उसी दिशा में प्रोग्राम करना जिस दिशा में हम अपनी जिंदगी ले जाना चाहते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, ऑटो सजेस्शन इज द एजेंसी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड। यानी ऑटो सजेस्शन वह सेतु है जो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ता है। कॉन्शियस माइंड जानता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी एक्शंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का सबसे सीधा तरीका है ऑटो सजेस्शन। अब सोचिए, अगर आप रोज खुद से यह कहते रहें, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मुझसे नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे सच्चाई मान लेगा। वह आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देगा, आपके डिसीजंस को डर से भर देगा और आपकी मेहनत आधी ताकत से होगी। रिजल्ट वही असफलता जिसकी आपको उम्मीद थी। दूसरी तरफ, अगर आप बार बार अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव सिग्नल्स देंगे, मैं केपेबल हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं सफल होऊंगा, तो दिमाग उसे भी सच मान लेगा और उसी हिसाब से आपके एक्शंस बदलेंगे। यह कोई जादू नहीं बल्कि दिमाग की बायोलॉजिकल रियलिटी है। न्यूरोसाइंस बताता है कि रिपीटेड थॉट्स न्यूरल पाथवेज को मजबूत करते हैं। जितनी बार आप किसी थॉट को दोहराते हैं, उतनी ही गहराई से वो दिमाग की वायरिंग में उतरता है। धीरे धीरे वो थॉट आपकी हैबिट बन जाता है। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन का उदाहरण सबसे प्रेरणादायक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन सिर्फ अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक नहीं थे, बल्कि वो सेल्फ इंप्रूवमेंट के पायोनियर भी थे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है तो उन्हें अपनी आदतों पर काम करना होगा। उन्होंने खुद को सुधारने के लिए 13 वर्च्यूज की लिस्ट बनाई, जैसे टेम्परेंस, साइलेंस, ऑर्डर, रेजोल्यूशन, फ्रुगैलिटी, इंडस्ट्री, सिंसेरिटी, जस्टिस, मॉडरेशन, क्लेनलीनेस, ट्रैंक्विलिटी, चैस्टिटी और ह्यूमिलिटी। उन्होंने सिर्फ लिस्ट नहीं बनाई, बल्कि रोज रोज खुद को इन वर्च्यूज की याद दिलाई। उनके पास एक छोटा नोटबुक था जिसमें वो हर दिन मार्क करते थे कि उन्होंने किस वर्च्यू का पालन किया और कहाँ गलती की। यह प्रोसेस सिर्फ हैबिट्स बनाने का नहीं था, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का था। धीरे धीरे ये वर्च्यूज उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गए। फ्रैंकलिन का डिसिप्लिन और मॉरल स्ट्रेंथ ही उनकी सक्सेस की असली नींव बना। ऑटो सजेस्शन की ताकत यही है, आप जो बार बार खुद को कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) का आधार यही प्रिंसिपल है कि नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करके पॉजिटिव सजेशंस दिए जाए। अगर कोई बार बार खुद को कहे मैं बेकार हूं, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन अगर वही इंसान पॉजिटिव ऑटो सजेशंस अडॉप्ट करे तो उसका बिहेवियर और कॉन्फिडेंस दोनों बदल जाते हैं। अब सवाल यह है कि हम ऑटो सजेशन को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। इसका सबसे आसान और पावरफुल तरीका है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड मतलब आपके सपनों की तस्वीरों और एफर्मेशंस का एक फिजिकल बोर्ड। इसे ऐसे समझिए, जब आप अपने गोल्स को सिर्फ सोचते हैं तो वो दिमाग में वेग रहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें पिक्चर फॉर्म में देखते हैं, जैसे उस हाउस की फोटो जिसे आप खरीदना चाहते हैं, उस करियर का रिप्रेजेंटेशन जिसे आप पाना चाहते हैं, या उस हेल्थ का सिंबल जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, तो वो दिमाग पर बार बार इम्पैक्ट डालते हैं। विजुअल इमेजेस सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे पावरफुल सजेशंस होती हैं। इसी वजह से एथलीट्स विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च बताती है कि प्रोफेशनल एथलीट्स जो रोज रोज अपने प्रैक्टिस और विक्ट्री को इमेजिन करते हैं, उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली बेहतर होता है। विजन बोर्ड बनाना आसान है, लेकिन उसका असर गहरा है। अपने सपनों की तस्वीरें, मोटिवेशनल कोट्स और एफर्मेशंस को एक जगह लगाइए और रोज उसे देखिए। यह बोर्ड आपके सबकॉन्शियस को बार बार मैसेज देगा, यह मेरी मंजिल है। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। और यहां एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट काम करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम (RAS). यह ब्रेन का वह हिस्सा है जो फिल्टर करता है
कि कौन सी जानकारी पर ध्यान देना है। जब आप बार बार अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हैं कि यह आपका गोल है, तो आपका आरएएस उसी से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, लोगों और रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली नोटिस करना शुरू कर देता है। जैसे अगर आप एक स्पेसिफिक कार खरीदना चाहते हैं और उसकी फोटो रोज विजन बोर्ड पर देखते हैं, तो आपको सड़क पर वही कार बार बार दिखने लगेगी। ऐसा नहीं कि पहले वो कार्स नहीं थीं, लेकिन अब आपका दिमाग उनके प्रति अलर्ट हो गया। यही ऑटो सजेस्शन की असली ताकत है। लेकिन याद रखिए, ऑटो सजेस्शन का असर तभी होता है जब वो विश्वास और इमोशन के साथ जुड़ा हो। अगर आप मैकेनिकल तरीके से रोज कहें मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन अंदर से डाउट करें, तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। नेपोलियन हिल ने भी कहा था, Your subconscious mind recognizes and acts only upon thoughts, which have been well mixed with emotion or feeling. यानी इमोशन फेथ के साथ जब सजेस्शन दिया जाता है, तभी उसका असर होता है। ऑटो सजेस्शन को लाइफस्टाइल में लाने के लिए कुछ स्टेप्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं। रोज सुबह मिरर के सामने खड़े होकर अपने गोल्स को लाउडली अफर्म कीजिए। विजन बोर्ड पर अपने ड्रीम्स को लगाइए और दिन में कम से कम 2 बार देखिए। सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए, जिससे सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव नोट पर सोए। नेगेटिविटी से बचिए। गॉसिप, नेगेटिव मीडिया और टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाइए, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस को उल्टा प्रोग्राम कर देंगे। अब सोचिए, अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का यह तरीका न अपनाते, तो क्या वो इतना डिसिप्लिन्ड और इम्पैक्टफुल इंसान बन पाते? शायद नहीं। अगर मॉडर्न साइकोलॉजी ने ऑटो सजेस्शन को अपनी थेरेपीज का बेस न बनाया होता, तो लाखों लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी से नहीं निकल पाते। और अगर आप अपनी जिंदगी में ऑटो सजेस्शन को अडॉप्ट करेंगे, तो आप भी अपनी हैबिट्स और डेस्टिनी बदल सकते हैं। ऑटो सजेस्शन हमें यह सिखाता है कि इंसान का दिमाग कंप्यूटर की तरह है। उसमें जो सॉफ्टवेयर आप डालेंगे, वही चलेगा। अगर आप नेगेटिव प्रोग्रामिंग डालेंगे, तो वायरस की तरह आपकी जिंदगी को स्लो कर देगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव, पर्पसफुल प्रोग्रामिंग डालेंगे, तो वही दिमाग आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों, ऑटो सजेस्शन कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल साइंस है। यह प्रिंसिपल हमें यह याद दिलाता है कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार खुद से कहते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह साबित किया, मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इसे एक्सप्लेन किया, और नेपोलियन हिल ने इसे सक्सेस के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक माना। अब ये आप पर है कि आप अपने सबकॉन्शियस को किस दिशा में प्रोग्राम करेंगे। क्या आप खुद से बार बार कहेंगे मैं नहीं कर सकता, या आप अफर्म करेंगे मैं केपेबल हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं और मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी का फ्यूचर किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में छिपा है, और इस प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा टूल है ऑटो सजेस्शन। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, खास ज्ञान। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि जनरल नॉलेज हर किसी के पास होता है। स्कूल, किताबें और समाज हमें जनरल नॉलेज तो दे देता है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री, थोड़ा जियोग्राफी, कुछ मैथमेटिक्स, कुछ लिटरेचर। लेकिन क्या जनरल नॉलेज किसी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है? नहीं। जनरल नॉलेज हमें एजुकेटेड दिखा सकता है, कॉन्वर्सेशंस में स्मार्ट बना सकता है, लेकिन जिंदगी की बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए सिर्फ जनरल नॉलेज काफी नहीं होता। नेपोलियन हिल ने साफ लिखा है, नॉलेज विल नॉट अट्रैक्ट मनी अनलेस इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड थ्रू प्रैक्टिकल प्लान्स ऑफ एक्शन। यानी नॉलेज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वह प्रैक्टिकल एक्शन में नहीं बदलता, तो वह बेकार है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही वह टूल है जो इंसान को भीड़ से अलग करता है, उसे एक्सपर्ट बनाता है और अंततः उसे सक्सेस दिलाता है। पॉइंट 1 यही कहता है, जनरल नॉलेज सबके पास है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज विनर्स के पास होता है। सोचिए, दुनिया में लाखों लोग हिस्ट्री जानते हैं, लाखों को लिटरेचर आता है, लाखों को बेसिक साइंस का पता है, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने किसी एक सब्जेक्ट में गहराई से मास्टरी हासिल की है? वही लोग अपने क्षेत्र में लीडरशिप पाते हैं। एक डॉक्टर जिसके पास सिर्फ जनरल बायोलॉजी की जानकारी है, वो एवरेज रहेगा, लेकिन वह सर्जन जिसने वर्षों तक सिर्फ हार्ट सर्जरी पर मास्टरी बनाई है, वही दुनिया में नाम कमाएगा। जनरल नॉलेज एक ब्रॉड फाउंडेशन है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज वह चाबी है जो सक्सेस का दरवाजा खोलती है। पॉइंट 2 हमें और आगे ले जाता है। सक्सेस तब आती है जब आप रेयर नॉलेज को प्रैक्टिस में बदलते हैं, यानी सिर्फ नॉलेज इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बदलते हैं। यही रीजन है कि कितने लोग लाइब्रेरी भरकर किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती। वहीं
कुछ लोग लिमिटेड लेकिन फोकस्ड नॉलेज लेकर दुनिया बदल देते हैं। रेयर नॉलेज वही है जो आम लोगों के पास नहीं है, जो यूनिक है, और जब उसे प्रैक्टिस में बदला जाए तो वह इनोवेशन और ब्रेक थ्रूज की नींव रखता है। इसका सबसे प्रेरणादायक उदाहरण है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का जीवन इस बात का साक्षात प्रमाण है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज इंसान को कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। फैराडे का जन्म 1751 में इंग्लैंड में एक गरीब फैमिली में हुआ। फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम मिली, सिर्फ बेसिक पढ़ाई। इमेजिन कीजिए, जिस दौर में यूनिवर्सिटी डिग्रीज ही सब कुछ मानी जाती थीं, उस दौर में फैराडे के पास प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं थी। लेकिन उनके अंदर एक अटूट जिज्ञासा थी साइंस को समझने की, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक्सप्लोर करने की। उन्होंने अप्रेंटिसशिप ली एक बुक बाइंडर के यहाँ, और वहीं पर साइंस की किताबों से उनका प्यार शुरू हुआ। दिन रात वो किताबें पढ़ते, नोट्स बनाते और खुद को नॉलेज से भरते। लेकिन उन्होंने सिर्फ पढ़ने तक खुद को सीमित नहीं रखा। फैराडे ने हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली टेस्ट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, बार बार फेलियर झेले, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज की खोज में लगे रहे। धीरे धीरे उनका स्पेशलाइज्ड नॉलेज उन्हें ऐसी डिस्कवरीज की ओर ले गया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की, उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक मोटर बनाया, उन्होंने इंडक्शन की प्रिंसिपल को समझा, और उन्होंने ही दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। थिंक अबाउट इट, अगर फैराडे का स्पेशलाइज्ड नॉलेज न होता तो शायद आज हमारी दुनिया बिना इलेक्ट्रिसिटी के अंधेरे में होती। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मॉडर्न अप्लायंसेस, सबकी नींव फैराडे के स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर टिकी है। आयरनी यह है कि फैराडे कभी यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि सक्सेस का आधार डिग्री नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। फैराडे की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज रेयर होता है, और रेयर नॉलेज सोसाइटी को इनवैल्यूएबल बनाता है। जब आप किसी एक फील्ड में मास्टरी बनाते हैं तो लोग आपके पास गाइडेंस लेने आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आपके बिना इनकम्प्लीट हो जाती हैं, और दुनिया आपके योगदान को रिकॉग्नाइज करती है। यही कारण है कि हर महान इनोवेटर, चाहे वो गैलीलियो हों, न्यूटन हों या डार्विन, उन्होंने जनरल नॉलेज से आगे बढ़कर स्पेशलाइज्ड नॉलेज को प्रैक्टिस में बदला। अब सवाल है, हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे डेवलप करें? सबसे पहले एक सब्जेक्ट चुनिए। यह सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो आपके इंटरेस्ट, आपके पैशन और आपके पर्पस से जुड़ा हो। जब आप किसी ऐसे विषय पर फोकस करते हैं जो आपके पर्पस से अलाइंड है, तो आपको उसके लिए इन्फिनिट एनर्जी और क्यूरियोसिटी मिलती है। दूसरी बात, उस सब्जेक्ट को सिर्फ सरफेस लेवल पर मत सीखिए, गहराई में जाइए। किताबें पढ़िए, एक्सपर्ट्स को स्टडी कीजिए, एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, और सबसे जरूरी, नॉलेज को प्रैक्टिस में बदलिए। प्रैक्टिस ही वह फिल्टर है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में बदलता है। लाइफस्टाइल टिप यही कहता है, एक सब्जेक्ट चुनिए और उसमें मास्टरी हासिल कीजिए। यह मास्टरी आपको भीड़ से अलग करेगी, चाहे आप आर्ट में हो, साइंस में, बिजनेस में या टेक्नोलॉजी में। जनरल नॉलेज आपको शुरुआत देगा, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही आपको लीडरशिप तक ले जाएगा। आज के जमाने में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। इंफॉर्मेशन एज में हर कोई गूगल से जनरल नॉलेज ले सकता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी किसी फील्ड की गहरी, रेयर, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग वही है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। यही रीजन है कि एक्सपर्ट सर्जन्स, एआई स्पेशलिस्ट्स, रेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या नीश टेक्नोलॉजी डेवलपर्स दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि एजुकेशन कम्स नॉट फ्रॉम रीडिंग मेनी फैक्ट्स बट फ्रॉम नोइंग हाउ टू यूज नॉलेज इफेक्टिवली। यानी एजुकेशन का असली अर्थ है नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना। फैराडे इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्लस प्रैक्टिस शाउस ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, सोचिए, आप अपनी जिंदगी में कौन सा स्पेशलाइज्ड नॉलेज चुन सकते हैं? कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप मास्टरी बनाकर दुनिया को वैल्यू दे सकते हैं? जनरल नॉलेज सबके पास है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिर्फ विनर्स के पास होता है। फैराडे की तरह आप भी बिना डिग्रीज और फॉर्मल एजुकेशन के एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं, अगर आप रेयर नॉलेज पर फोकस करें और उसे प्रैक्टिस में बदलें। चैप्टर 5, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। योजनाबद्ध मेहनत सपनों की कोई कमी नहीं होती। हर इंसान सपने देखता है। कोई रिच बनना चाहता है, कोई लीडर, कोई इन्वेंटर, कोई आर्टिस्ट।
लेकिन सच तो यह है कि बिना प्लान के सपने सिर्फ फैंटेसी बनकर रह जाते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास बेहतरीन आइडियाज होते हैं, लेकिन उनके पास ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग नहीं होती। नतीजा यह होता है कि उनके आइडियाज कागज पर ही मर जाते हैं, उनकी जिंदगी अधूरी रह जाती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है, यू मस्ट हैव अ प्लान दैट इज डेफिनेट एंड प्रैक्टिकल एंड यू मस्ट कैरी इट आउट विथ परसिस्टेंस। यानी अगर आपके पास डेफिनेट और प्रैक्टिकल प्लान नहीं है तो आप सक्सेस की उम्मीद नहीं कर सकते। पॉइंट 1 यही बताता है, बिना प्लान के सपने सिर्फ फैंटेसी रह जाते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई आदमी कहे, मैं दुनिया का सबसे अच्छा आर्किटेक्ट बनना चाहता हूं, लेकिन उसके पास यह क्लैरिटी ना हो कि वह किस तरह स्टडी करेगा, किससे सीखेगा, कितने साल प्रैक्टिस करेगा, कौन से प्रोजेक्ट्स लेगा, तो उसका सपना कभी सपना ही रहेगा। प्लान एक रोड मैप है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। रोड मैप के बिना सफर शुरू करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। पॉइंट 2 हमें और गहराई से समझाता है, प्लान बदल सकते हैं लेकिन प्लानिंग रुकनी नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि लाइफ डायनेमिक है, हालात बदलते रहते हैं। आप चाहे जितना डिटेल्ड प्लान बना लें, हमेशा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आएंगी, लेकिन अगर आपके अंदर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की हैबिट है तो आप हर नई चैलेंज के हिसाब से अपना प्लान एडजस्ट कर लेंगे। प्लान फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। यही हैबिट विनर्स को लूजर्स से अलग करती है। अब आइए एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखें जिसने इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली जी कर दिखाया, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का नाम सुनते ही दिमाग में इमेज आती है एक छोटे से कंट्री कॉर्सिका का सैनिक जो राइज होकर पूरे यूरोप की नींव हिला देता है। 1800s की शुरुआत में नेपोलियन ने मिलिट्री हिस्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का नया स्टैंडर्ड सेट किया। उनकी आर्मी साइज में अक्सर ओपोनेंट से छोटी होती थी, रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते थे, लेकिन उनकी प्लानिंग इतनी शार्प और डिटेल्ड होती थी कि वो अपने दुश्मनों को चौंका देते थे। नेपोलियन हर बैटल से पहले एनिमी की साइकोलॉजी, टेरेन, वेदर और टाइमिंग को स्टडी करते थे। वो हर सोल्जर की मूवमेंट तक प्लान करते और हमेशा कॉन्टिंजेंसी स्ट्रैटेजीज रेडी रखते। नेपोलियन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही था कि उनकी प्लानिंग सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन में भी ब्रिलियंट होती थी। बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्स 1805 इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस युद्ध में नेपोलियन की आर्मी की संख्या रशियन और ऑस्ट्रियन फोर्सेस से काफी कम थी, लेकिन उन्होंने इतनी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की थी कि उन्होंने अपने एनिमी को गलत डायरेक्शन में अट्रैक्ट किया और फिर अचानक स्ट्राइक करके पूरी बैटल जीत ली। उस समय यूरोप के लोग हैरान रह गए कि एक छोटा सा सैनिक इतने बड़े एम्पायर्स को कैसे हरा सकता है। जवाब सिंपल था, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। नेपोलियन की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिसोर्सेज, साइज या बैकग्राउंड मैटर नहीं करते अगर आपके पास सॉलिड प्लान है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नेपोलियन ने कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में प्लानिंग को इग्नोर किया, जैसे रशिया कैंपेन 1812 में, और वहां उनकी हार हुई। इसका लेसन यही है, प्लानिंग कभी रुकनी नहीं चाहिए और प्लान को समय समय पर बदलना चाहिए। अब प्रैक्टिकल सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी में ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कैसे लाएं। लाइफस्टाइल टिप यही कहता है, अपने गोल को छोटे स्टेप्स में बांटें और हर स्टेप का टाइमलाइन लिखें। इमेजिन कीजिए कि आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ इतना कहें, मुझे मैराथन दौड़ना है, तो यह वेग है। लेकिन अगर आप इसे ऑर्गेनाइज्ड प्लान में बदल दें, स्टेप 1 रोज 2 किलोमीटर जॉगिंग 1 मंथ, स्टेप 2 5 किलोमीटर नेक्स्ट 2 मंथ्स, स्टेप 3 10 किलोमीटर नेक्स्ट 3 मंथ्स, और इसी तरह एक साल में 42 किलोमीटर तक पहुंचना, तो यह अचीवेबल बन जाता है। टाइमलाइन आपके सबकॉन्शियस माइंड को अर्जेंसी देता है और आपको डिसिप्लिन में रखता है। साइकोलॉजी रिसर्च भी यही कहती है कि जब इंसान अपने बड़े गोल को छोटे मेजरेबल स्टेप्स में डिवाइड करता है तो उसके अचीव करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसे गोल ग्रेडियंट इफेक्ट कहा जाता है, यानी जैसे जैसे इंसान छोटे गोल स्टिक करता है उसका मोटिवेशन बढ़ता जाता है और वो बड़े गोल की तरफ एक्सेलरेट करता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब सिर्फ गोल को छोटे स्टेप्स में बांटना नहीं, बल्कि डेली रूटीन को भी स्ट्रक्चर करना है। हर दिन का एक क्लियर स्केड्यूल होना चाहिए, क्या करना है, किस समय करना है, किस ऑर्डर में करना है। यह स्ट्रक्चर आपकी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई कर देता है। बिना स्ट्रक्चर के दिन वेस्ट हो जाते हैं, एनर्जी बेकार चली जाती है। अब सोचिए, अगर नेपोलियन बिना प्लानिंग के बैटल लड़ते तो शायद उनका नाम इतिहास की किताबों में न होता। अगर मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स बिना प्लानिंग के कंपनीज चलाते तो शायद आज गूगल, अमेजॉन या टेस्ला अस्तित्व में न होते। और अगर आप अपनी जिंदगी बिना ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के जीते हैं
तो आपके सपने भी सिर्फ फैंटेसी बनकर रह जाएंगे। नेपोलियन हिल ने कहा था, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। यही सक्सेस का सबसे सिंपल फॉर्मूला है। प्लान बनाइए, उसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए, टाइमलाइन तय कीजिए और फिर परसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, याद रखिए, सपने जरूरी हैं, लेकिन सपनों से भी ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। प्लान बदल सकते हैं, लेकिन प्लानिंग कभी मत छोड़िए। नेपोलियन बोनापार्ट की तरह हर कदम सोचे समझे स्ट्रैटेजी से उठाइए और अपने गोल्स को सिर्फ सोचिए मत, उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में एग्जीक्यूट कीजिए। यही आदत आपके सपनों को फैंटेसी से रियलिटी में बदलेगी। चैप्टर 6, परसिस्टेंस, लगातार कोशिश। अगर सक्सेस को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वह शब्द होगा परसिस्टेंस। यह वह शक्ति है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच का असली फर्क तय करती है। परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब है हार मानने से इनकार करना। जब हालात टूटने लगें, जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएं, जब सोसाइटी आपका मजाक उड़ाए, तब भी अगर आप अपने गोल के साथ खड़े रहते हैं, अगर आप बार बार गिरकर उठते हैं, तो वही परसिस्टेंस है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन व्हाट कार्बन इज टू स्टील। यानी जैसे कार्बन स्टील को मजबूत बनाता है, वैसे ही परसिस्टेंस इंसान के कैरेक्टर को अटूट बनाता है। पॉइंट 1 हमें यही सिखाता है। परसिस्टेंस का मतलब है हार मानने से इनकार करना। हार मानना आसान है, प्रॉब्लम्स को देखकर पीछे हटना आसान है, किसी और को ब्लेम कर देना आसान है, लेकिन हिस्ट्री के वो लोग जो दुनिया बदलते हैं, वो वही होते हैं जिन्होंने हार मानने से इनकार किया। उनका एटीट्यूड सिंपल होता है, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं रुकूंगा नहीं। पॉइंट 2 इसे और गहराई से दिखाता है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर उठते हैं। कोई भी महान अचीवमेंट एक स्मूथ जर्नी का नतीजा नहीं है। हर बड़ी सक्सेस फेलियर्स की नींव पर बनी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि लूजर्स फेलियर देखकर रुक जाते हैं और विनर्स फेलियर देखकर उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस प्रिंसिपल का सबसे महान उदाहरण है आइजैक न्यूटन। साल था 1665। न्यूटन उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। अचानक इंग्लैंड में ग्रेट प्लेग फैल गया। हालात इतने खराब थे कि कैम्ब्रिज बंद करना पड़ा और न्यूटन को अपने विलेज घर लौटना पड़ा। इमेजिन कीजिए, एक ब्राइट स्टूडेंट जिसके पास टीचर्स, लाइब्रेरी, रिसोर्सेज सब मौजूद थे, अचानक आइसोलेशन में भेज दिया गया। किसी और के लिए यह सेटबैक करियर का अंत हो सकता था, लेकिन न्यूटन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस आइसोलेशन को कर्स नहीं, ब्लेसिंग बना लिया। कैम्ब्रिज की बंदिशों के दौरान न्यूटन ने घर पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। उन्होंने ऑप्टिक्स पर काम किया, लाइट और कलर को स्टडी किया। उन्होंने कैलकुलस के फंडामेंटल्स लिखना शुरू किया और सबसे बड़ा काम, उन्होंने ग्रेविटी के प्रिंसिपल्स पर सोचना शुरू किया। लेजेंड है कि इसी दौरान न्यूटन ने एक एप्पल गिरते देखा और सोचा, व्हाई डज द एप्पल ऑलवेज फॉल डाउनवर्ड। उस क्वेश्चन से शुरू होकर उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की थ्योरी बनाई। यानी जिस समय प्लेग ने पूरे इंग्लैंड को रोक दिया था, उस समय न्यूटन ने परसिस्टेंस दिखाते हुए काम जारी रखा और वही समय उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरीज का फाउंडेशन बन गया। अगर न्यूटन हार मान लेते, अगर कहते रिसोर्सेज नहीं हैं, यूनिवर्सिटी बंद है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो शायद आज मॉडर्न साइंस अधूरी होती। न्यूटन की कहानी हमें यह सिखाती है कि परसिस्टेंस केवल फेवरेबल सिचुएशंस में काम करना नहीं है। परसिस्टेंस का असली मतलब है अनफेवरेबल सिचुएशंस को भी अपने फेवर में बदल देना। यही क्वालिटी हर महान अचीवर में कॉमन है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स फेल किए, लेकिन परसिस्टेंस ने उन्हें बल्ब तक पहुंचाया। एब्राहम लिंकन बार बार इलेक्शंस हारे, लेकिन परसिस्टेंस ने उन्हें व्हाइट हाउस पहुंचाया। अब सवाल यह है कि परसिस्टेंस डेवलप कैसे करें, क्योंकि परसिस्टेंस कोई इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है, यह एक हैबिट है जिसे कॉन्शियसली बिल्ड किया जा सकता है। लाइफस्टाइल टिप यही कहता है, एक डायरी रखें और हर दिन लिखें, आज किस सिचुएशन में मैंने हार नहीं मानी। यह प्रैक्टिस सिंपल लग सकती है, लेकिन इसका असर गहरा है। जब आप रोज नोट करते हैं कि आपने कहां परसिस्टेंस दिखाया, तो आपका दिमाग खुद को रिजिलियंट आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट करने लगता है। धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में यह बिलीफ बैठ जाता है, मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता। और यही बिलीफ लॉन्ग टर्म सक्सेस की सबसे बड़ी गारंटी है। साइकोलॉजी रिसर्च भी बताती है कि जब इंसान खुद की प्रोग्रेस को ट्रैक करता है, तो उसका परसिस्टेंस लेवल बढ़ता है। इसे सेल्फ मॉनिटरिंग इफेक्ट कहा जाता है। यानी अगर आप रोज रोज अपनी परसिस्टेंस नोट करते हैं,
तो आपके अंदर नेचुरली डिसिप्लिन और रेजिलियंस ग्रो होने लगती है। परसिस्टेंस का एक और पहलू है पेशेंस। परसिस्टेंस सिर्फ लगातार कोशिश करना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक कोशिश करने की कैपेसिटी भी है। कई बार हमें मंथ्स या ईयर्स लग जाते हैं अपने गोल तक पहुंचने में। इस दौरान फ्रस्ट्रेशन आना नेचुरल है, लेकिन परसिस्टेंस हमें यह सिखाता है कि हर फेलियर टेम्पोररी है, हर स्ट्रगल एक स्टेप है और हर दिन की कोशिश क्यूमुलेटिव होकर सक्सेस बनती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर परसिस्टेंस, इट कैनॉट बी सप्लांटेड बाय एनी अदर क्वालिटी। रिमेंबर दिस एंड इट विल बी हार्टनिंग टू दोज हु फेल टू फाइंड सक्सेस ऑन द फर्स्ट ट्रायल। यानी परसिस्टेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप पहली कोशिश में सक्सेस नहीं पा रहे तो परसिस्टेंस ही है जो आपको अगले प्रयास तक ले जाएगा। अब सोचिए, न्यूटन का प्लेग, एडिसन के फेलियर्स, लिंकन की डिफीट्स, ये सब उनकी जर्नीज को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार किया। उन्होंने बार बार गिरकर उठना सीखा। यही परसिस्टेंस उन्हें महान बना गया। तो दोस्तों, याद रखिए, परसिस्टेंस आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। फेलियर्स आएंगे, हालात बिगड़ेंगे, लोग हंसेंगे, लेकिन अगर आप बार बार खड़े होते रहेंगे तो इवेंचुअली दुनिया आपको सलाम करेगी। आज ही से एक डायरी रखना शुरू करें, रोज लिखें, आज मैंने कहां परसिस्टेंस दिखाया। धीरे धीरे यह आदत आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगी, और जब परसिस्टेंस आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी तो सक्सेस आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि सक्सेस किसी एक दिन का चमत्कार नहीं है। यह 7 प्रिंसिपल्स की ईंटों से बनी एक मजबूत इमारत है। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस आपको साफ डायरेक्शन देता है। फेथ आपको भीतर से एनर्जी देता है। ऑटो सजेस्शन आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको रेयर बनाता है। इमेजिनेशन आपके सपनों को विंग्स देता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग आपके सपनों को रोड मैप देता है। और परसिस्टेंस आपको बार बार गिरकर भी उठने की ताकत देता है। नेपोलियन हिल ने सही कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी जो भी आपका दिमाग सोच सकता है और जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, उसे आप अचीव कर सकते हैं। अब डिसीजन आपके हाथ में है। क्या आप इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इन्हें अपने जीवन में उतारकर अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे? याद रखिए, नॉलेज अलोन पावर नहीं है, नॉलेज प्लस एक्शन ही असली पावर है। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी सक्सेस के इन प्रिंसिपल्स से इंस्पायर हो सकें। कमेंट में लिखिए, आज से आप कौन सा प्रिंसिपल अपनी लाइफ में सबसे पहले अडॉप्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेपोलियन हिल या और महान थिंकर्स की बुक्स को इस तरह गहराई से ब्रेक डाउन करें, तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि दोस्तों, आपकी सक्सेस की जर्नी यहीं से शुरू होती है। सपने देखिए, प्लान बनाइए, विश्वास रखिए और सबसे जरूरी, कभी हार मत मानिए।